अब नेक्स्ट हम और देख लेते हैं इन होमोलाइटिक क्लीवेज की बात करें। अभी हमने हेटेरोलाइटिक देखा, तो होमोलाइटिक क्लीवेज, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर पेयर इन कोवलेंट बॉन्ड गोस इनटू द ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। यानी कोवलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है और एक इलेक्ट्रॉन एक एटम ले ले और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले ले, तो यानी म्यूचुअली उसे को इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी होमोलाइटिक क्लीवेज कहलाएगा। दस इन द होमोलाइटिक क्लीवेज द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट नहीं होगा, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। द सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज शोड बाय द हाफ हेडेड, जिसको हम फिश हुक एरो भी कहते हैं। आप क्लियरली विजिबल है कर्व्ड एरो, ठीक है। सच क्लीवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज। अब जो हमको स्पीसीज मिलेगी वो न्यूट्रल मिलेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम का था उसने वापस से ऑब्टेन कर लिया, तो ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना नेगेटिव चार्ज आएगा। विच कंटेन एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दिस स्पीसीज आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। लाइक एग्जांपल आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है, RX का हम होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे हैं, तो एक स्पेशल टाइप एरो जिसको हम फिश हुक एरो कहते हैं, ये फिश हुक एरो है। जैसे मछली पकड़ने का कांटा हम फेंकते हैं, वो मछली पकड़ने वाला कांटा, फिश हुक एरो। तो इसका मतलब है होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, R के पास, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, X के पास। तो ये जो एंटाइटी जिसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, फ्री रेडिकल कहलाएगी। Like carbocation and carbon and free radical are also very reactive। अब हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो जो कंसेप्ट ने कार्बोकेटायन बढ़ाया वही कंसेप्ट कहां पे लगेगा, फ्री रेडिकल में लगेगा। यानी अभी भी इस फ्री रेडिकल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। CH3 यानी हाइड्रोजन 3 कार्बन जो है हाइड्रोजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो 3 × 2 6 और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यानी अभी भी इसके आउटर मोस्ट शेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबिलिटी के लिए 8 चाहिए। तो इट मींस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि यहां पे वही 3 मैथिल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन फ्री रेडिकल सेंटर की ओर, जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे और ये रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द स्टेबिलिटी। 3 डिग्री फ्री रेडिकल से कम कौन रहेगा स्टेबल, 2 डिग्री रहेगा, देन 1 डिग्री, और सबसे कम कौन सा रह जाएगा, मैथिल फ्री रेडिकल। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फ्यूजन आर कॉल्ड द फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शन। जिस रिएक्शन में क्या होगा, होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, वो सिंपली नॉन पोलर रिएक्शन कहलाएंगी या होमोपोलर, जिसको हम फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। भाई हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म में सबसे पहला हमने क्या देखा, बॉन्ड का ब्रेकिंग देखा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट को देख रहे हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल होंगे उसको हमने सबस्ट्रेट कहा है, और जो उस पर अटैक करेगा वो क्या कहलाएगा, रिएजेंट कहलाएगा। लाइक हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया, सबस्ट्रेट। इसका मीनिंग है कि इस मॉलिक्यूल में न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग हो। बॉन्ड ब्रेकिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक। और अटैक कौन करने वाला है, रिएजेंट। तो जो अटैक करेगा, यानी ब्रोमीन क्या है यहाँ पे, रिएजेंट कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, जिसको हम अटैकिंग रिएजेंट भी कहेंगे। और ये आपस में पहले इंटरमीडिएट बनाएगा, इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। यानी अटैकिंग रिएजेंट को हमने क्लासिफाइड किया है कि न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इस अटैकिंग रिएजेंट के बेस पर ये टाइप ऑफ रिएक्शन हमको पढ़ना है। जो अटैक करेगा उसी के बेस पे टाइप ऑफ रिएक्शन का नेम हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमको यहाँ पे क्या देखना है, अटैकिंग रिएजेंट को देखना है। तो यानी रिएजेंट अटैक द रिएक्टिव साइट ऑफ अदर ऑफ द सबस्ट्रेट, द रिएक्टिव साइट में बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यानी सबस्ट्रेट पे एक ऐसा सेंटर प्रोड्यूस हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिएक्टिव साइट कहेंगे। एन एटम विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन शेल, जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इट मींस का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। द पॉजिटिव एंड ऑफ द डाइपोल इन द मॉलिक्यूल। और वी नो वेरी वेल अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव अटैक कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इट मींस इफ
द अटैकिंग स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। इट अटैक दिस साइड। ओके, अब सेकेंड कंडीशन की बात कर रहे हैं, इफ अटैकिंग स्पीसीज इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट the reactive site for is that part of the substrate molecule which can supply the electron। like example की हम बात कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन इन द डबल बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड होता है तो इट मीन्स वो क्या करता है, शिफ्ट करता है एक सेंटर से दूसरे सेंटर की ओर। तो इट मीन्स वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा तो उस पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इट मीन्स कुल मिला के अपोजिट चार्ज में क्या होने वाला है, अट्रैक्शन होने वाला है। तो इट मीन्स हम यहाँ डेफिनेशन देख लें, a reagent that break and the electron pair to the reactive side is called the nucleophile। यानी न्यूक्लियोफाइल पे क्या प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट रहेगा। और न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्ली यानी पॉजिटिव, फाइल का मतलब लविंग यानी पॉजिटिव लविंग, यानी पॉजिटिव को लव करेगा तो खुद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसको हम Nu से रिप्रेजेंट करेंगे या Nu माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। That is the nuclei seeking and the reaction is then called the nucleophilic। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस नेम का नाम क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट सेकंड की बात करें, a reagent that takes away electron pair from the reactive site, यानी रिएक्टिव साइड से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑब्टेन कर रहा है तो खुद कैसा नेचर रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव, यानी डिफिशियंसी रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लविंग। तो नेगेटिव से लव करने वाला खुद कैसा रहेगा, डेफिशिएंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल। दैट इज द इलेक्ट्रॉन सीकिंग एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफाइल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई की पावर यानी ई प्लस से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ड्यूरिंग अ पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी न्यूक्लियोफिल कहां पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे। The substance which is that specific atom or part of the substrate which is the electron deficient। Similarly the electrophiles, अब इलेक्ट्रोफाइल जो रहेगा वो किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा जहां पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है, which is the electron rich center of the substrate। सम एग्जाम्पल की बात करें न्यूक्लियोफाइल के, क्या क्या एग्जाम्पल है, आर द नेगेटिवली चार्ज आयन, यहाँ लोन पेयर, यहाँ तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो, यहाँ उस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो, लाइक हाइड्रोक्साइड OH माइनस, साइनाइड Cn माइनस आयन एंड द कार्ब एनायन R3C माइनस। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अब इस पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, लाइक H2O, R3N, R2NH कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एग्जाम्पल ऑफ किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल क्या है, कार्बोकेटाइन CH3+ एंड द न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग द फंक्शनल ग्रुप लाइक कार्बोनिल CO ग्रुप या एल्किल हैलाइड। तो इट मीन्स ये क्लियरली विजिबल है कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें। The movement of electron in a organic reaction can be shown by the curve arrow notation। Like number 1, यहाँ पे डबल बॉन्ड Y सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है, यहाँ पे कर्व एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग लेफ्ट से कहाँ हो गई, राइट हैंड साइड में हो गई। तो ये जो कर्व एरो है वो क्या बता रहा है, फ्रॉम द पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट से राइट में क्या कर रहा है, वो पोजीशन चेंज कर रहा है। तो हमने इस तरह से हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड कंडीशन की बात करें कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट हो रहा है, एटम पे। तो क्लियरली विजिबल है, यहां पे एक लोन पेयर आ गया। तो इट मींस फ्रॉम पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट एटम, किसी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर हम एडजेसेंट एटम पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 3 इज दैट लोन पेयर को हम कहां शिफ्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड में। तो हमको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, फ्रॉम द एटम टू द एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन। मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेट बाय द सिंगल बार फिश हुक एरो, जिसको हमने अभी डिस्कस किया था। फिश हुक एरो का मतलब क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे मूवमेंट करेगा। यहाँ हाफ हेडेड कर्व एरो भी हम इसको कहते हैं। लाइक एग्जांपल की बात करें, CH3Cl का जो बॉन्ड का फ्यूजन हो रहा है
होमोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है, तो इट मीन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे CH3 की ओर, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया क्लोरीन की ओर। Now next topic is that electron displacement effect in the covalent bond. The electron displacement in the organic molecule may take place either in the ground state under the influence of atom या substituent group, या तो group of atom या atom क्या directly attach हो, या और इन द प्रेजेंस ऑफ अ एप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट, या उस पर कोई रिएजेंट अटैक करने वाला हो, उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अ एटम या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल कॉज अ परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड। अगर कार्बन से डायरेक्टली अटैच कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या होगा, परमानेंट पोलराइजेशन, यानी उस कोवेलेंट में आयनिक करैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और वो परमानेंट रहेगा। लाइक एग्जांपल इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, जो अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। Temporary electron displacement effect are seen in the molecule when a reagent approach to the attack it. यानी टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब उस पर कोई रिएजेंट अटैक करने वाला हो। अटैक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। लाइक हम एग्जांपल की बात करें, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी कहते हैं। नाउ वन इज दैट इंडक्टिव इफेक्ट। When a covalent bond is formed between the atom of different electronegativity, the electron density is more towards the more electronegative atom of bond. Such a shift of electron density result in the polar covalent bond. यानी covalent bond जो है वो टू टाइप्स के हैं। अगर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन दोनों सिमिलर एटम से मिलकर बना हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो कहाँ रहेंगे, दोनों एटम के मिड में रहेंगे, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहलाएगा, आइडियल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेकिन सपोज करो ये कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा है, तो इट मीन्स वहां पे जिस एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, उधर इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, उधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो वो जो बॉन्ड कहलाएगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। लेट अस कंसीडर द क्लोरोइथेन की हम बात करें, which the CCl bond is the polar covalent bond। ये हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। It is a polarized in such a way that the carbon first gains some positive charge and the chlorine some negative charge, जिसको हमने डाइपोल मोमेंट से डिस्कस किया था। लेकिन वहां पे केवल हमने दो एटम को डिस्कस किया था, यहाँ पे दो से ज्यादा है, तो यानी क्लोरीन पे क्या चार्ज आ चुका है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये जो चार्ज है वो 2 से 3 कार्बन तक वेरी करेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वो इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, प्लस डेल्टा के बाद डेल्टा डेल्टा प्लस से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हम इन दोनों कार्बन एटम का कंपैरिजन करें तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ये ज्यादा है और ये क्या रहेगा, कम रहेगा, और लीस्ट कहां तक जाएगा, 3 कार्बन तक जाएगा। तो इस तरह से अगर चार्ज का जो मूवमेंट है 2 से 3 कार्बन की ओर हो रहा है, तो वो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। The fractional electron charges on two atoms in a polar covalent bond are denoted by the symbol delta and shift of the electron density is shown by the arrow। या arrow भी visible है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट टू राइट। That point from delta plus to delta minus end of the polar bond. Such polarization of sigma bond causes by the polarization of adjacent sigma bond is referred to the inductive effect। और यही इफेक्ट क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। The inductive effect is related to the ability of substituent to the either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom। अब कार्बन से ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है, तो उस बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट भी कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। Based on the ability, the substituent can be classified as electron withdrawing या electron donating group relative to the hydrogen। Example की बात करें, halogen and many other groups such as nitro, cyano, carboxy या ester, aryloxy, like example OC6H5 etc. are electron withdrawing group। On the other hand हम बात करें, the alkyl group like a methyl and the ethyl are usually considered as a electron donating group।
यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और जो पहले वाला था वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा था। तो इट मीन्स ये जो नाइट्रो है, साइनो है, कार्बोक्सी है, ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस आई इफेक्ट भी हम कहेंगे। जबकि जो मैथिल है, एथिल है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो खुद पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इट मीन खुद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी प्लस आई इफेक्ट ये कहलाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम चैप्टर 4 में भी डिस्कस हम इसको कर चुके हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुज बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, यानी ऐसे कई बार होता है कि हम स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हमको रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर होते हैं, तो वहां पे कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, रेजोनेंस, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगे। एग्जांपल इज दैट बेंजीन, इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग द अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्लियरली विजिबल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक अल्टरनेट फॉर्म में है। तो इट मीन्स एज पर द अबव रिप्रेजेंटेशन बेंजीन शुड एग्जिबिट द 2 कार्बन बॉन्ड लेंथ, यानी सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ भी प्रेजेंट होनी चाहिए, और सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ भी प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया एक्सपेरिमेंटली, बेंजीन हैज द यूनिफॉर्म सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड डिस्टेंस ऑफ 139 पिकोमीटर, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट है। किसकी इंटरमीडिएट है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि 154 पिकोमीटर होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कि 134 पिकोमीटर होता है। दस, तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ क्लियरली विजिबल है डबल बॉन्ड जो है 5 और 6 के बीच में, और इस स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है 6 और 1 के पोजीशन में, यानी जो पाई बॉन्ड की यहाँ पे क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो गई है, यानी ये कहना मुश्किल है कौन सा डबल बॉन्ड है कौन सा सिंगल बॉन्ड है, एक यूनिफॉर्म फॉर्म में हमको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑब्टेन होगी। Therefore, according to the resonance theory, unit 4, the actual structure of benzene cannot be adequately represented by any of these structure, rather it is the hybrid of टू स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो 1 और 2 का क्या रहेगा, कॉम्बो पे एक रहेगा। तो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हम कॉनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा रहेगा, हाइपोथेटिकल, यानी एक काल्पनिक हम बनाएंगे। The energy of actual structure of the molecule, the resonance hybrid is lower than that of at a conical structure, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, लोअर होगी अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, तभी तो ये हाइब्रिड वाला क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। The difference in the energy between the actual structure and the lowest energy resonance structure is called the resonance stabilization energy, या simply the resonance energy. The more the number of important contributing structure, the more is the resonance energy. जितने ज़्यादा हम उसके स्ट्रक्चर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी रहेगी। The following rules, अब रूल्स की बात करें कौन कौन से रूल्स रहेंगे फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज दैट सेम पोजिशन ऑफ न्यूक्ली, एंड सेकेंड सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी इनको चेंज नहीं करना है। Next topic is that resonance effect. The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by interaction of 2 pi bond या between a pi and lone pair of electron present on a adjacent atom. यानी 2 pi bond के बीच में इंटरेक्शन होगा या एक pi bond या lone pair के बीच में इंटरेक्शन होगा। द इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, जिसको हम क्या कहेंगे, 2 टाइप्स का रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा, जिसको हम रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, या आर या कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर 1 इज दैट पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, जो कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, लॉन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। लॉन पेयर जो है वो कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं, बेंजीन के टूवर्ड्स में हो रहे हैं, ठीक है, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, दूर की ओर जा रहे हैं। इन दिस इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर उस सब्स्टिट्यूएंट से दूर जाएंगे तो वो इफेक्ट कौन सा कहलाएगा, प्लस आर इफेक्ट टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। This electron displacement makes certain position in the molecule of high electron density. This is a aniline. यहाँ पे aniline का यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है कि लॉन पेयर जो है वो क्या बना रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, लॉन पेयर।
देन लोन पेयर क्या बनाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, लोन पेयर। इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको -r इफेक्ट से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द एटम, यहां सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी -r का मतलब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की ओर आएंगे। तो यहाँ क्लियरली विजिबल है, यहाँ हम जो एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन का, तो इट मींस यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लोन पेयर में, और यहाँ से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लियरली विजिबल है, कहाँ आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की ओर, यानी -r इफेक्ट को ये रिप्रेजेंट करेगा। यानी 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। अब कौन सा सब्स्टिट्यूएंट +r इफेक्ट शो करेगा, कौन सा -r, तो ये एनसीईआरटी में गिवन है। +r इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से ग्रुप हैं, हेलोजन, एल्कोहल, OR, OCOR, NH2, NHR, NR2, NH, COR, ये ऑलवेज +r इफेक्ट को शो करेंगे। और -r इफेक्ट को शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO, CO, CN एंड नाइट्रो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम ई इफेक्ट भी कहते हैं। तो इट मींस इट इज द टेम्परेरी इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, टेम्परेरी। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द मल्टीपल बॉन्ड, अ डबल या ट्रिपल बॉन्ड शो दिस इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा तो ये इफेक्ट शो होगा, और अटैकिंग रिएजेंट हटा देंगे तो ये इफेक्ट वापस से क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। It is defined as the complete transfer of shared pair of pi electron to one of the atoms joined by the multiple bond on the demand of attacking reagent. The effect is annual as soon as the attacking reagent removed from the domain of the reaction. It is represented by the E and the shifting of electron is shown by the curve arrow। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी कितने टाइप्स का होगा, 2 टाइप्स का होगा, +E इफेक्ट, -E इफेक्ट। तो नंबर 1 देख रहे हैं हम +E इफेक्ट, जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट अटैक। यानी जिस साइड पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक हो रहा है उसी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट कर जाए। लाइक एग्जांपल कि जो अटैकिंग साइड है यहाँ पे क्लियर विजिबल है, H+ आयन है, वो कहाँ अटैक कर रहा है, इस कार्बन पे, और इसी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग भी हो रही है। तो जहां अटैक हो रहा है वहीं पाई इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहा है, तो +I इफेक्ट कहलाएगा। और -I इफेक्ट का मतलब क्या रहेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यानी अब की बार जहां अटैक होगा वहां पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। लाइक हम एग्जांपल की बात करें, Cn- कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा है, लाइक दिस, इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, लेकिन शिफ्टिंग जो है इस कार्बन पे ना होकर किस कार्बन पे हो रही है, उसके पास वाले कार्बन पे। तो इट मीन्स ये कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, -I इफेक्ट कहलाएगा। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाइपर कॉन्जुगेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द जनरल स्टेबलाइजिंग द इंटरेक्शन। इट इन्वॉल्व द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन था, इसमें कौन सा होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। हाइपर कॉन्जुगेशन इज द परमानेंट इफेक्ट। To understand hyperconjugation effect, let us take an example CH3CH2 plus ethyl cation। It means यहाँ कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, और इस पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बन अटैच है उस पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। तो जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है उससे जो अटैच हाइड्रोजन है उतने ये हाइपर कॉन्जुगेटेड क्या दिखाएगा, स्ट्रक्चर दिखाएगा। और फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल है ये बॉन्ड मिसिंग है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बॉन्ड है CH वाला ये वो कहाँ पे आ गया, C और C+ एटम के बीच में आ गया। तो इट मीन्स ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन में, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन पे। अब इस नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, अब हम इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इस कार्बन की ओर, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन पे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट टर्न पे ये वाला बॉन्ड हम मिसिंग कर देंगे, यानी यहाँ पे वापस से रेजोनेंस हो रहा है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, डबल हेडेड एरो से हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे इस रेजोनेंस का नाम क्या होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी बॉन्ड क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है। तो इट मीन्स इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ
एल्किल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से, उतना ज्यादा द ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन होगा एंड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबलाइजेशन होगा केटायन का। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो क्लियरली विजिबल है जिस पॉजिटिव चार्ज पे जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप है, तो इसमें सबसे ज्यादा एल्किल ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। और बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट का क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इफेक्ट, या हमने इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या कर दिया, इसको डिस्कस कर दिया। नाउ लास्ट टॉपिक इज दैट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि बेसिकली हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। वहां हमने इनऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ा था, हम यहां ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप्स देख रहे हैं। नंबर 1 इज दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेम से क्लियर है, यानी इसका हम नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज दैट एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम क्या रहेंगे, आपस में एड होंगे। अब वही सिमिलर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रहेगा, और अगर फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, नेम से क्लियर विजिबल है, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, लाइक स्मॉल मॉलिक्यूल H2O, NH3, CO2 या CO, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएंगे, एलिमिनेशन। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी इसमें क्या होगा, एटम अपनी पोजीशन क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले रिएक्शन देखी थी कि यूरिया का हमने फॉर्मेशन किया था अमोनियम साइनेट से, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस एटम अपनी पोजीशन को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। ये सारी रिएक्शन की डेफिनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाकी इसके आगे के जितने भी टॉपिक हैं वो डिलीटेड है इन सेशन 2020-21। Okay student, so I hope you understood this part very well. I will suggest you that go through by the NCERT book. Thank you students.